Good morning, everybody. Myself, Dr. Meenakshi Mayengar, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kota. The topic that we will discuss today is nematode parasites and human diseases. नेमाटोड परजीवी और मानव रोग। नेमेटीहेल्मिन्थीस के राउंड वर्म्स स्वतंत्र रूप से रहने वाले परजीवी होते हैं जो मनुष्य, जानवरों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। वे रोग जो नेमेटोड हेल्मिन्थ्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें साधारणतया नेमेटोडियासिस कहते हैं। गोल कृमि के अलावा प्लैटीहेल्मिन्थीस संघ के फीता कृमि भी मानव के परजीवी होते हैं व रोग उत्पन्न करते हैं। हेल्मिन्थ संघों के अनेक कृमि मनुष्य के आहार नाल तथा रुधिर के अंतः परजीवी होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं जिसे हेल्मिन्थियासिस कहते हैं। शिक्षण की सुविधा के लिए इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: नेमेटोडियासिस, ट्रिमेटोडियासिस एंड सिस्टोडियासिस। नेमेटोडियासिस वे रोग जो नेमेटोड हेल्मिन्थों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ट्रिमेटोडियासिस वे रोग जो ट्रिमेटोड हेल्मिन्थों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सिस्टोडियासिस वे रोग जो सिस्टोडा अर्थात फीता कृमियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एस्कैरियासिस एक अत्यंत प्रचलित रोग है जो आंत्र के गोल कृमि एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडेस द्वारा उत्पन्न होता है। एस्कैरिस को सामान्य भाषा में राउंडवर्म कहते हैं क्योंकि इनका शरीर लंबा, बेलनाकार एवं दोनों सिरों से नुकीला होता है। इनका शरीर खंडों में विभाजित नहीं होता है। इन्हें आभासी देह गुहा पाई जाती है अर्थात देह गुहा प्रगुही उपकला स्तर द्वारा रेखित नहीं होती है। इनका शरीर अंगतंत्र स्तर का होता है। जंतुओं में स्पष्ट सिर का अभाव होता है। इनमें सरल आहार नाल पाई जाती है जिसके अग्र सिरे पर मुख एवं पश्च सिरे पर गुदा होती है। इनके पश्च सिरे पर एनस का पाया जाना विशेष लक्षण है। इनमें परिसंचरण एवं श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं परंतु उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया अथवा नालें पाई जाती हैं। एस्कैरिस एक अंतः परजीवी जंतु है जो मुख्य रूप से मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसके अलावा सूअर, गाय, भेड़ आदि में भी पाया जाता है। यह संसार के सभी भागों में पाया जाता है। इनका संक्रमण वयस्क की अपेक्षा बच्चों में अधिक होता है। एस्कैरिस सफ़ेद अथवा हल्के गुलाबी रंग का लंबा बेलनाकार जंतु होता है। इसका शरीर खंडों में विभाजित नहीं होता है। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर एस्कैरिस छोटा, पतला एवं पश्च सिरा वक्रित होता है परंतु मादा लंबी चौड़ी होती है तथा इसका पश्च सिरा सीधा होता है। नर एस्कैरिस की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर एवं व्यास 2 से 4 मिलीमीटर होता है। मादा एस्कैरिस की लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर तथा व्यास 4 से 6 मिलीमीटर होता है। शरीर पर 4 अनुदैर्ध्य रज्जु या रेखाएं होती हैं जो शरीर के अग्र सिरे से पश्च सिरे तक फैली रहती हैं। इनमें से एक अधर तल में, एक पृष्ठ तल में तथा 2 पार्श्व में स्थित होती हैं। एस्कैरिस के अग्र सिरे पर तिकोने आकार का मुख होता है जो 3 ओष्ठों से घिरा रहता है। शरीर के पश्च सिरे में कुछ भीतर की ओर अधर तल पर मादा में गुदा स्थित होती है जो एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होती है परंतु नर में अवस्कर द्वार क्लोएका होता है। इससे 2 कंटिकाएं भी निकली रहती हैं। इसमें अतिरिक्त नर तथा मादाएं दोनों में अग्र सिरे से कुछ भीतर की ओर उत्सर्जी छिद्र होता है। मादा के अग्र सिरे से 1/3 दूरी पर अधर तल में मादा जनन छिद्र स्थित होता है। नर के पश्च भाग के अधर तल में संवेदी अंकुर पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: अग्रगुद अंकुर, पश्चगुद अंकुर। अग्रगुद अंकुर पश्च भाग के आधार तल पर अवस्कर द्वार से
पूर्व विन्यासित रहते हैं। इनकी संख्या 50 जोड़ी होती है। इसी तरह अवस्कर द्वार के पीछे 5 जोड़ी पश्कबुद अंकुर पाए जाते हैं। इन 5 जोड़ी में से प्रथम 2 जोड़ी युग्मी एवं शेष 3 जोड़ी एकल होते हैं। ये सभी अंकुर संवेदी होते हैं तथा मैथुन की क्रिया में मदद करते हैं। मादा में इस तरह के अंकुर नहीं पाए जाते हैं। इसका जीवन चक्र एक परपोषी होता है। इसका एकमात्र परपोषी मनुष्य होता है। मनुष्य की आंत में ये पाया जाता है। एस्कैरिस का अंडा दीर्घवृत्ताकार होता है। इसमें चारों ओर त्रिस्तरीय आवरण होता है। आवरण का भीतरी स्तर वसा का होता है। इसका निर्माण अंडाणु में उपस्थित वसा कणिकाओं से होता है। मध्य स्तर ग्लाइकोजन का बना होता है। इसका निर्माण अंडाणु में उपस्थित ग्लाइकोजन कणिकाओं से होता है, जो निषेचन के पश्चात युग्मनज की सतह पर जमा होकर निषेचन झिल्ली बनाती है। यही स्तर बाद में दृढ़ एवं पारदर्शी कवच के रूप में रूपांतरित होती है। बाह्य स्तर प्रोटीन का बना होता है। इसका निर्माण गर्भाशय की भित्ति के स्राव से होता है। यह स्तर तरंगित अथवा खुरदुरी होती है। मादा में प्रतिदिन लगभग 2 लाख अंडों का निर्माण होता है। ये सभी गर्भाशय में ही एकत्रित रहते हैं। एक परिपक्व मादा के गर्भाशय लगभग 2,70,000 अंडों का संग्रह होता है। मादा के शरीर से अंडे मुक्त होकर मनुष्य की आंत में आ जाते हैं, लेकिन इनका परिवर्धन यहाँ प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ताप अधिक होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन एवं नमी कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अतः अंडे मल के साथ परपोषी के शरीर से बाहर निकल आते हैं। शरीर के बाहर अंडों को परिवर्धन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, न्यून तापमान, उचित मात्रा में नमी एवं ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है, जिससे इनका परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। विदलन सर्पिलाकार एवं निराधारी प्रकार का होता है। विदलन की प्रक्रिया में युग्मनज विभाजित होकर 16 कोशिकाएं बनाता है। यह 16 कोशिकाओं का समूह एक खोखली गेंद समान रचना में विन्यासित रहता है। इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। इसकी गुहा को कोरक गुहा कहते हैं। कोरक में अंतर्वलन की क्रिया द्वारा कंदुक का निर्माण होता है। कंदुक अवस्था प्रथम लार्वल अवस्था रेबडाइटिस में रूपांतरित होती है। इस अवस्था को बनने में लगभग 10 से 14 दिन का समय लगता है। यह संक्रामक नहीं होता है। आवरण में बंद रहते हुए प्रथम लार्वा लगभग 7 दिनों में निर्मोचन में जाकर दूसरी लार्वा अवस्था में बदल जाता है। इस समय इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। द्वितीय लार्वा अवस्था संक्रामक होती है। यह वायु, जल अथवा भोजन के साथ मनुष्य की आहार नाल में प्रवेश करता है। आंत में पाचन रसों द्वारा आवरण गलकर नष्ट हो जाता है और लार्वा मुक्त हो जाता है। इस समय लार्वा की लंबाई 0.25 से 0.3 मिलीमीटर होती है। यह गतिशील होता है। इसमें आहार नाल, तंत्रिका वलय एवं उत्सर्जी तंत्र होता है। आंत में लार्वा गति करता हुआ भित्ति को भेद कर यकृत निवाहिका उपतंत्र में रक्त में आ जाता है। यहाँ से पश्चिम महाशिरा द्वारा हृदय एवं हृदय से फेफड़ों में आकर वायु कुपिका में स्थापित होकर 6 दिनों बाद दूसरी त्वचा निर्मोचन करता है, जिससे तीसरी लार्वा अवस्था बनती है। यहाँ पर रहते हुए 4 दिनों बाद तीसरी त्वचा निर्मोचन होता है, जिससे चौथी लार्वा अवस्था बनती है। इस समय लार्वा की लंबाई बढ़कर 2 से 3 मिलीमीटर तक हो जाती है। अब लार्वा फेफड़ों को छोड़कर श्वसन नली द्वारा मुख गुहा में आ जाते हैं तथा पुनः आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं। आंत्र में पहुंचकर चौथा त्वचा निर्मोचन होता है, जिससे वयस्क एस्कैरिस बन जाती है।
2 माह पश्चात लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर सामान्य जनन करता है। इसका जीवन काल लगभग 1 वर्ष का होता है। एस्केरिस की संक्रामक अवस्था इसकी दूसरी लार्वा अवस्था होती है। संक्रमण वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अधिक होता है। इस जंतु के संक्रमण से मानव में एस्केरियासिस नामक रोग हो जाता है। लार्वा द्वारा आंत्र एवं फेफड़े की भित्ति को भेदने के कारण रक्तस्राव होता है। तंत्रिका तंत्रों को प्रभावित कर विक्षतियाँ उत्पन्न करता है तथा फेफड़े आदि में शोथ हो जाता है। परपोषी में रक्त की कमी के कारण अरक्तता एवं श्वेताणु बहुलता हो जाती है। वयस्क अवस्था में आंत्र में रहता है। इससे परपोषी को उल्टी दस्त होने लगते हैं। इसके साथ हल्का बुखार भी आ जाता है। परिशोषिका पित्ताशय आदि में भी प्रवेश कर शोथ उत्पन्न करते हैं। संक्रमित बालक में प्रोटीन की कमी हो जाती है एवं उनकी सामान्य वृद्धि रुक जाती है। रोग के उपचार के लिए हेक्सारिसोर्सिनोल, कीनापियोडियम का तेल, टेट्रामिसोल एवं डाइथाइएज़ेनिन प्रभावी औषधियाँ हैं। रोग से बचाव के लिए फल एवं सब्जियों को साफ पानी से धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। बालकों को गंदे स्थान मिट्टी में खेलने से रोककर एवं स्वच्छ आदतों का पालन कर संक्रमण से मुक्त रखा जा सकता है। थैंक यू।